केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रधानमंत्री मोदी और भारत की किस तरह से वाहवाही हो रही है। पिछले दिनों यानी पिछले हफ्ते चीन में हुई एससीओ समिट की बात करने जा रही हूं मैं। इस समिट में एक तरफ प्रधानमंत्री ने अमेरिका को सीधा संदेश दिया कि भारत के लोगों के हितों से ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं है और जो देश भारत का और भारत के लोगों का सम्मान करेगा, व्यापार उसी के साथ होगा। किसी तरह की धमकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह संदेश ट्रंप तक ऐसा पहुंचा कि ट्रंप मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियां भारत में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ एससीओ समिट में चीन के साथ भारत की दोस्ती बढ़ी, रूस के साथ भारत की दोस्ती बढ़ी, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो चाह रहा था भारत को लेकर वैसा नहीं हुआ, बल्कि भारत ने अपनी मजबूती दिखाई है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रही हूं। पिछले रविवार को एससीओ समिट में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और वहीं रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। चीन में एससीओ समिट से जो तस्वीरें आई हैं वो बढ़ते भारत की सबसे बड़ी गवाही दे रही थी। ट्रंप अमेरिका में बैठकर टैरिफ खेल रहे थे और पीएम मोदी ने पुतिन जिनपिंग के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तक सेट कर दिया और इसी तस्वीर के व्हाइट हाउस में टेलीकास्ट होने के बाद ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप अब एक बार फिर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप ने 120 घंटे के अंदर अपना दर्द दुनिया के सामने रख दिया। जो ट्रंप रूस से तेल खरीद के बदले टैरिफ का फैसला लागू कर रहे थे, वही ट्रंप पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताने लगे हैं और भारत को अमेरिका का सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कहते नहीं थक रहे हैं ट्रंप। लेकिन भारत ने टैरिफ वाली इस आपदा को अवसर में बदला। न सिर्फ चीन से व्यापार का रास्ता खोला, बल्कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए भी रास्ते खुल रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निवेश और निर्यात को मिल सकता है। भारत ने टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका को घुटनों पर लाया, साथ ही चीन के साथ भी रिश्तों में सुधार की कवायद की गई। आखिर कैसे भारत ने अमेरिका के फैसले को मुनाफे में बदल दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महज 29 दिनों के अंदर ट्रंप टैरिफ वॉर पर नरम पड़ गए। इन 29 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी ने नई लकीर खींची। एक तरफ अमेरिका को आत्मनिर्भरता वाला पावर शो दिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ रिश्तों की बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई। बीते एक महीने में भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलायंस से लेकर ऑल अलायंस तक की तरफ मोड़कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया। भारत ने साफ किया कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई मुल्क नहीं, बल्कि भारत के किसान और नागरिक ही हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीन से इस बात का ऐलान किया। निशाने पर अमेरिका का टैरिफ वॉर था, लेकिन संदेश दुनिया के सभी मुल्कों को। भारत ने इन 29 दिनों में साफ कर दिया, समझौते की गुंजाइश नहीं है। अब शर्तें भारत की होगी, झुकना बाकी देशों को होगा। भारत ने इस दौरान एक साथ कई निशाना साधा, जिससे साफ हो गया है कि विकसित भारत की तस्वीर बुलंदी और डंके की चोट पर लिखी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत वाले पीएम मोदी ने साफ किया है कि सदी हिंदुस्तान का है और लकीर भी हिंदुस्तान ही खींचेगा। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आगे आए, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी
मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। एक तरफ भारत की ताकत के आगे ट्रंप ने सरेंडर किया, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भी रिश्ते सुधरने लगे। भारत ने एक बार फिर आपदा को अवसर में बदला। पड़ोसी चीन के साथ व्यापार के दरवाजे धीरे धीरे ही सही फिर से खुलने लगे। दरअसल अमेरिका और यूरोप से चीन का तनाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत को व्यापार बढ़ाने का मौका अच्छा मिल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में 200 से अधिक चीनी कंपनियों ने भारत में कारोबार शुरू करने की अनुमति मांगी है। अगर ऐसा होता है तो भारत में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ेगा, जिसका फायदा रोजगार और इकोनॉमी को मिलेगा। एक तरफ चीन के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील के संकेत मिलने लगे हैं। Well, I don't think there's any need to panic. We should allow the negotiations to happen. We continue to have very good relations with the United States, and I'm sure that we'll be able to resolve some of these issues and come to a equitable, fair and balanced agreement. Is there a timeline? No, there's never a timeline in negotiation. You should do it patiently because you are working for a long term. संकेत साफ है कि बैक चैनल में अमेरिका भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप की नरमी के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ट्रंप अतिरिक्त टैरिफ वाले फैसले पर यू टर्न ले सकते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, सावधानी भरे कूटनीतिक कदमों का ही परिणाम है कि आज भारत के चाइना के साथ भी संबंध सुधरे हैं और अमेरिका भी अपनी नकारात्मक सोच के साथ अब झुकने को तैयार हो गया है। वो अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए तैयार दिखाई देता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल के समय में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो आक्रामक टैरिफ नीति भारत को टारगेट करते हुए अपनाई गई और उसके बाद से भारत ने जिस तरीके के डिप्लोमेटिक मनूवर्स किए, भारत ने अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करते हुए रशिया के साथ अपने संबंधों को और बढ़ाने की ही कवायद की। अमेरिका अगर टैरिफ वापस लेता है तो ट्रेड डील पर सहमति बनती है, तो भारत के लिए अपना बाजार खोलने का ये शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ट्रंप ने भारत के खिलाफ जो टैरिफ वॉर शुरू किया था, भारत ने अपनी कूटनीति से उस आपदा को अवसर में बदल लिया है। कैसे भारत ने इस आपदा को अवसर में बदला है, अब ये आपको समझाती हूं। जब अमेरिका ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगाए, तब अमेरिकी कंपनियों ने वैकल्पिक सप्लायर तलाशने शुरू कर दिए। इससे भारत के लिए टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग, गुड्स और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने के मौके बढ़ गए। इसके अलावा कई ग्लोबल कंपनियां अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं। चाइना +1 यानी रणनीति के तहत भारत को एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रयास अब और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही अमेरिका और यूरोप की कंपनियां जो चीन में निवेश करने से बच रही हैं, वो भारत में विकल्प देख रही हैं। इससे भारत को FDI में इजाफा होगा। जैसे एप्पल ने चीन से बाहर निकलकर भारत में आईफोन प्रोडक्शन को बढ़ाया है। और भारत को कैसे फायदा होगा, ये और बता देती हूं आपको। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के चलते भारत को मौका मिला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को प्रमोट करने का, जिसके बाद लंबे समय से खुद पीएम मोदी लगातार करते आ रहे हैं और देश के लोग भी उस बात को बढ़ावा देते हैं, पीएम की बात को मजबूत करते हैं और स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं ताकि चीन के मुकाबले सप्लाई को और मोड़ सकें। तो भारत ने किस तरह से जो दिक्कतें, अमेरिका ने चुनौतियां भारत के सामने लाने की कोशिश की थी, भारत ने उसको कैसे अपने फेवर में लाया, ये आपको बता देती हूं। खैर, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप अपने फैसले पर पछताए हो। ये वही ट्रंप है जो चीख चीख कर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करते रहे।
लेकिन एक फोन पर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने वाले ट्रंप ने पुतिन पर यू टर्न ले लिया है। कैसे लिया है, सुन लीजिए। A little more than 7 months. When you think of it, we stopped 7 wars. And the war that I thought was going to be the easiest is probably the most difficult. That's the Ukraine and Russia. I thought that would be easier. The relationship with President Putin, all of that, it didn't matter. It's ended up being probably the most difficult. But we... और चलिए बात करते हैं ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो की, जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। पीटर नवारो और एलन मस्क पर भड़क गए हैं। वजह है भारत। दरअसल पीटर के पोस्ट पर एक्स ने फैक्ट चेक किया, उस पर कम्युनिटी नोट लगा दिया। इससे नवारो भड़क गए और सीधे एलन मस्क के ऊपर हमला बोल दिया। ये वही नवारो हैं जो भारत में जातिवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। भारत व्यापार बढ़ा रहा है, लेकिन ये भारत को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। एक्स पर जारी कम्युनिटी नोट को नवारो ने बकवास बताया है और एलन मस्क पर दुष्प्रचार का आरोप तक लगा दिया है। नवारो ने इसको लेकर एक्स पर लिखा है कि एलन मस्क लोगों के पोस्ट में प्रोपेगेंडा को जगह दे रहे हैं। भारत केवल मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था। यूक्रेनियों को मारना बंद करो, अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो। नवारो ने सीधे सीधे एलन मस्क पर ही सवाल खड़े कर दिए। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ और अमेरिका को मजबूत करने के दावे करते हैं, बार बार कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, और फिर से एक बार अमेरिका को मजबूत और महान बनाकर रहेंगे। और इसीलिए दुनिया के कई देशों पर वो टैरिफ का दबाव बनाकर अपनी नाकाम तानाशाही दिखाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। कहां ट्रंप का विरोध हो रहा है, किस वजह से ट्रंप का विरोध हो रहा है, अब आपको यह बताती हूं। सबसे पहले अमेरिका के अलग अलग शहरों की तस्वीर देख लीजिए कि कैसे अब ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। शिकागो में भी कुछ यही स्थिति है। लॉस एंजलिस में भी लोग देखिए कैसे हाथों में पोस्टर लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी चुना था अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने हितों के लिए, लेकिन अब उनके खिलाफ नाराजगी है। अमेरिका के कई शहरों में यही आलम है। शिकागो, लॉस एंजलिस और बाल्टीमोर में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। तो सुना आपने कि कैसे ट्रंप गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये नाराजगी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को भी वाजिब ठहराया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने नेशनल गार्ड्स को तैनात किया है शिकागो में, वो शिकागो की सुरक्षा के लिए है, वो शिकागो को और मजबूत करने के लिए है। लेकिन उसी शिकागो, लॉस एंजलिस, बाल्टीमोर के लोग बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप की तानाशाही है ये, और ट्रंप की तानाशाही नहीं सहेंगे। ट्रंप गो बैक के नारे लगा रहे हैं लोग। आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, हालांकि बड़ी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है ये। कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विरोध ऐसा दिख रहा हो कि कहीं पर कोई आगजनी हो रही है या कहीं पथराव की तस्वीर है। तस्वीर जल इसलिए रहा है अमेरिका क्योंकि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वो ट्रंप जो अमेरिका को मजबूत और महान बनाने की बात कहते हैं, उसी अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका सच बता रहे हैं ट्रंप को कि वो ट्रंप की तानाशाही को नहीं सहने वाले हैं। वो तानाशाही जो वो दूसरे देशों के साथ दिखा रहे हैं, एक तरफ टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे देशों पर, वहीं अपने ही देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा देती हूं। अमेरिका में जो विरोध हो रहा है वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर शहर की देख लीजिए कि कैसे लोग हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर ट्रंप के वापस जाने की, क्योंकि आज इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पिछले साल इन्होंने ट्रंप को जिस उम्मीद से चुना था, जो ये चाहते थे कि अमेरिका का विकास हो, वो नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रंप इन पर अपनी तानाशाही थोप रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर अपनी एक सफाई पेश की है। वो उसको सही ठहरा रहे हैं। सुन लीजिए क्या कहना है ट्रंप का। Gavin Newsom would be probably the two worst and most naive. They're naive. Either they're naive or they're very untruthful. And he'll say, we don't want any protection. We don't need.
So in the last 3 weeks, he's lost almost 20 people killed. There's no place in the world, including you can go to Afghanistan, you can go to places that you would think of. They don't even come close to this. Chicago is a hellhole right now. Baltimore is a hellhole right now. Parts of Los Angeles are terrible. All he has to do is say, "Sir, we need help. It's out of control." And everyone knows it is. He's not kidding anyone. I would love to have, I would say, Governor Moore call, because I watched him over the weekend trying to explain that Baltimore, what they need is housing. No, they don't need housing. They need to get rid of the criminals. These are hardcore criminals. You know, we took many people off the streets of Washington, D.C. They're hardcore. They're not going to be good. In 10 years, in 20 years, in 2 years, they're going to be criminals. तो अपने ही देश के हिस्से को नर्क बता रहे हैं। बाल्टीमोर, लॉस एंजलिस और शिकागो नर्क बन गया है, ये ट्रंप का कहना है। आखिर अमेरिका के लोगों ने अपने ही चुने हुए राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल दिया है और क्यों अमेरिका के कई हिस्सों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, इस रिपोर्ट पे पूरी कहानी समझाते हैं आपको। अमेरिका की है, जहां ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। अपने फैसलों और बयानों से दुनिया भर के मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले ट्रंप अपने ही घर में अब घिरते नजर आ रहे हैं। शनिवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उतरे और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में गैर दस्तावेजी आप्रवासी और फिलिस्तीन के साथ समर्थक भी शामिल थे। इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर पहले ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अगस्त महीने की शुरुआत में ट्रंप ने बढ़ते क्राइम को लेकर फैसला लिया, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी में सेना की तैनाती कर दी थी, जिसे लेकर गुरुवार को डीसी के अटॉर्नी जनरल ने ब्रियास शलभ ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पूरे शहर में नेशनल गार्ड की तैनाती कर दी है, जो कि कानून के खिलाफ है। इसके बाद से लगातार ट्रंप को वहां की जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले ट्रंप ने दावा किया था कि शहर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने शहर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती की थी। ट्रंप ने बताया कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा को ट्रैक पर लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उनके नेशनल गार्ड्स को वाशिंगटन डीसी में डिप्लॉय करने के निर्णय को लेकर के और अन्य शहरों में नेशनल गार्ड्स के डिप्लॉयमेंट की जो चेतावनियां डोनाल्ड ट्रंप देते हैं उसको लेकर के भारी विरोध हो रहा है। वाशिंगटन डीसी में एक बड़ी रैली लोगों के द्वारा निकाली गई, जिसमें कि इन नेशनल गार्ड्स को, फेडरल एजेंट्स को तुरंत विड्रॉ करने के लिए अपील की गई और इस पूरे डिप्लॉयमेंट का विरोध किया गया। टैरिफ वॉर पर फैसले को लेकर पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। निचली अदालत ने ट्रंप के फैसले पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल रूस युद्ध का हवाला देकर ट्रंप ने टैरिफ वॉर का आदेश जारी किया, जबकि इसके लिए अमेरिकी सीनेट की मंजूरी जरूरी होती है। ट्रंप के इस फैसले पर भी अमेरिका में आक्रोश है। क्रिसमस के आसपास महंगाई बढ़ने के आसार हैं। वहीं इमिग्रेट्स को लेकर भी अमेरिका में जबरदस्त आक्रोश है। इस मुद्दे पर भी ट्रंप और व्हाइट हाउस की घेराबंदी तेज हो गई है। दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए ट्रंप को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि ट्रंप के फैसले को लेकर व्हाइट हाउस के भी कई अधिकारियों में असहमति है। तो इन सबके बीच वॉशिंगटन और शिकागो में प्रदर्शन ने ट्रंप को ग्लोब से लेकर लोकल तक की नई परेशानी में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तो अमेरिका जल रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने आज ट्रुथ पर एक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें ट्रंप एक अमेरिकन वेब सीरीज के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए ट्रंप अपने ही देश के गवर्नर को
धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने लिखा है कि सुबह के सूरज के साथ तैनाती उन्हें पसंद है। यहां वो नेशनल गार्ड की तैनाती की बात कर रहे हैं। साथ ही लिखा कि शिकागो को जल्द पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर क्यों कहा जाता है। और इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया गया, वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल वो पोस्टर दिखा रही हूं जिसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और वो उनका ये जो पोस्टर है वो कहीं ना कहीं शिकागो, बाल्टीमोर, लॉस एंजलिस के लोगों को और ज्यादा भड़काने वाला है। ट्रंप प्रशासन ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल दिया है, इसी की बात मैं कर रही थी। नया नाम रखा है डिफेंस ऑफ वॉर और संदेश दिया गया है कि यह विभाग अब केवल अमेरिका की रक्षा नहीं करेगा बल्कि आक्रामकता के साथ दुश्मन का खात्मा भी करेगा। और इसको लेकर बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है। We have the strongest military in the world. We have the greatest equipment in the world. We have the greatest manufacturers of equipment by far. This name change is not just about renaming, it's about restoring. At your direction, Mr. President, the War Department is going to fight decisively, not endless conflicts. It's going to fight to win, not to lose. We're going to go on offense, not just on defense. Maximum lethality, not tepid legality. Violent effect, not politically correct. We're going to raise up warriors, not just defenders. So this War Department, Mr. President, just like America, is back. Thank you for your leadership and your clarity. We're going to set the tone for this country. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. और अब आपको ट्रंप का एक और अजीबोगरीब आदेश बताते हैं। ट्रंप ने प्यूर्टो के एक हवाई क्षेत्र में 10 F-35 की तैनाती का आदेश दिया है। तैनाती वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच की जा रही है। वेनेजुएला के 2 F-16 लड़ाकू विमानों ने कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना के एक विध्वंसक जहाज के ऊपर से उड़ान भरी है, जिसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला को कड़ी चेतावनी भी दी है। और उसका हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि अपने विमान से ही ट्रंप कैसे जंग की तैयारी कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि ट्रंप अपनी तानाशाही अब ट्रंप का आदेश क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। दरअसल ट्रंप ने आदेश दिया है कि अगर वेनेजुएला के F-16 लड़ाकू विमानों से अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा महसूस हो तो उन्हें मार गिराया जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि F-35 लड़ाकू विमानों की तैनाती का उद्देश्य दक्षिण कैरिबिया में सक्रिय माने जाने वाले नशीले पदार्थ, आतंकवादी समूहों के खिलाफ अभियान चलाना है। यह पहली बार हो सकता है जब किसी देश ने स्टील्थ लड़ाकू विमानों को मादक पदार्थ विरोधी अभियान के लिए तैनात किया है। अमेरिका आमतौर पर इस क्षेत्र में नशे की तस्करी को रोकने के लिए ड्रोन और कोस्ट गार्ड पर निर्भर रहता है, लेकिन उससे कई कदम आगे बढ़कर अमेरिका ने अब उन लड़ाकू विमानों की तैनाती की बात कह दी है, बल्कि उन्हें तैनात तक कर दिया है जिनका इस्तेमाल बड़े युद्धों में किया जाता है। तो अमेरिका में लोगों का गुस्सा फूटा है। ट्रंप अजीबोगरीब आदेश दे रहे हैं तो वहीं भारत के डिप्लोमेटिक जीत से पाकिस्तान पूरी तरह से चित हो चुका है, क्योंकि भारत ने एक तरफ बता दिया है एससीओ समिट के जरिए कि अमेरिका के आगे तो भारत नहीं झुकने वाला है, लेकिन पाकिस्तान चीन के आगे झुकता है, झुकता था और झुकता रहेगा। टैरिफ वॉर के बीच भारत के चीन से रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं, जिससे इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ गई है। वहीं मुल्ला मुनीर कई दिनों से अमेरिका के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जो प्लान बी भी फेल हो चुका है, क्योंकि मुनीर लंबे समय तक अमेरिका में रहा था और ट्रंप की तारीफों में कसीदे पढ़ते जा रहा था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा मुनीर को या पाकिस्तान को नहीं मिला है। ऐलान किया था, जिसके बाद इसी तरफ मुनीर ने सेना को बलूचिस्तान की तरफ डाइवर्ट कर दिया है और अब वहां बड़े बड़े टैंक्स की तैनाती तक कर दी गई है। और इस बीच पाकिस्तानी सेना जो दावे करती है कि बलूचिस्तान में अलग अलग जगहों पर उनके कब्जे हैं, उसका बहुत ज्यादा असर बलूचिस्तान में नहीं दिख रहा है। एक तरफ मुनीर सेना की तैनाती बढ़ा रहे हैं तो वहीं बलूचियों का विरोध भी तेज होता जा रहा है। आलम ऐसा है कि मुनीर की सेना को सरेंडर कर वापस भी हटना पड़ रहा है। कई बंकर जिन्हें बलूचियों पर अत्याचार किया था उसे अब खाली किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ बलूचिस्तान में आसिम मुनीर अपने टैंक तैनात कर रहे हैं, वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां से सेना छोड़कर पोस्ट भाग रही है। सरकार दोरा तकड़ा न रहे द देश ऐसे सिस्टम निष्ठनन पके न के नास्ती शो न पासीदी शो अल्लाह मका को बचालला शो न बस सरकार बस सिर्फ खायो शे जमंग बगट पायो शी।
तो बलूचिस्तान में किस तरह से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा रहे हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन अब आपको रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि कैसे बलूचिस्तान के लोग पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तानी सेना का सामना करने के लिए तैयार हैं। तैनाती कर दी है तमाम बलूचियों की, अपने लड़ाकों की। तो वहीं दूसरी ओर आसिम मुनीर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं अपने टैंकों के जरिए। लेकिन इसका कितना असर दिख रहा है बलूचिस्तान में, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। ये तस्वीरें बौखलाहट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की। ये तस्वीरें गवाही हैं कि कैसे पाकिस्तान में आवाम की आवाज को कुचला जा रहा है। सबूत इस बात का कि कैसे कंगाली और बदहाली का सामना कर रहे लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। हर मोर्चे पर चौतरफा घिरा पाकिस्तान अब अपने आखिरी दौर में है। मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने मुल्क को गर्त में पहले ही पहुंचा दिया है और बाकी कसर पूरी की जा रही है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में लंबे समय से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट लोगों के निशाने पर है और इसी से बौखलाए मुनीर ने बलूचिस्तान में कत्लेआम का फरमान जारी कर दिया है। मुनीर ने पहले बलूचिस्तान में सेना को तैनात किया, लोगों को अगवा किया, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या कर दी गई। बावजूद इसके मुनीर और शरीफ के खिलाफ लोगों की जंग जारी रही, जिसे दबाने के लिए मुनीर ने बलूचिस्तान में टैंकों का बेड़ा उतार दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बलूच विद्रोही गुटों ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध अपने हमले और अधिक तेज कर दिए हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि अनेक जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं वो अपनी पोस्ट छोड़ करके भागते नजर आए और बलूच विद्रोही गुटों ने बलूचिस्तान के अनेक भागों में अपने झंडे भी फहराने शुरू कर दिए हैं। मुनीर की सेना लोगों पर जुल्म ढा रही है, तो वहीं आजाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे लोग अब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की नब्ज पर अटैक करने लगे हैं। चुन चुन कर पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि मुनीर की आर्मी कई हिस्सों में सरेंडर कर चुकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ये पोस्ट देखिए। पोस्ट में बारिश के बाद पानी भर गया है। मुनीर के सैनिकों का कहना है कि उनके पास राशन तक नहीं है। दरअसल ये केवल पाकिस्तान की सेना ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बदहाली की तस्वीर है। दरअसल मुल्ला मुनीर और कटोरा शरीफ ने बलूचिस्तान को गिरवी रखने का प्लान इंप्लीमेंट कर दिया था, जिसके बाद बलूचिस्तान में विरोध तेज हो गया और पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया। इसी से बौखलाए मुनीर ने बलूचिस्तान में अपना आतंक और तेज कर दिया। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचार का सामना कर रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज तेज कर दी है। बलूचिस्तान में लंबे समय से चीन के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इसी हिंसा की वजह से चीन ने सीपैक से अपना हाथ खींचा। ऐसे में अब पाकिस्तानी सेना की वापसी मुनीर के लिए बलोच खाली करने का लाउड एंड क्लियर अल्टीमेटम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुछ और खबरों की ओर कर लेते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ की, क्योंकि यहां पर अब सीधे सीधे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों को जो धर्म में बंटना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को जो एक साथ एकजुट होकर रहना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर एक रेजिडेंसी का निर्माण किया गया है और उसमें साफ तौर पर आदेश दिया गया है कि सिर्फ एक धर्म के लोग ही यहां पर आके रह सकते हैं। पूरा मामला आपको बताऊंगी कि आखिर इस आदेश के बाद या इस रेजिडेंसी में लोगों को घर खरीदने के लिए किन नियमों का पालन करना होता है, साथ ही साथ जब यह खबर सामने आई तो कैसे इसको लेकर विरोध बढ़ रहा है और अब क्या मांग की जा रही है, पूरी बात आपको बताऊंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हापुड़ रोड पर स्थित है ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी, जिसकी मैंने बात की है, जिस पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगने के बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इस कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री बैन हो गई है।
यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सोमेंद्र तोमर का आरोप है कि अब्दुल्ला कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है और इसकी जांच बेहद जरूरी है। और अब इसको लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसको लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर विवाद हुआ है। सोसाइटी पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगे हैं। सिर्फ मुसलमानों को प्लॉट बेचने का इसमें आरोप लगा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही इस रेजिडेंसी में प्लॉट खरीद सकते हैं। हिंदुओं को प्लॉट खरीदने की अनुमति तक नहीं दी गई है। कॉलोनी में ऐसा कोई भी लिखित बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री को लेकर विवाद बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमेंद्र ने इसका विरोध किया है। सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के कमिश्नर को पत्र लिखा है और इस मामले की सख्त जांच कराने की मांग की है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब्दुल्ला कॉलोनी 22,000 वर्ग मीटर में विकसित की गई है। अब्दुल्ला कॉलोनी में 78 विला बनाए जा रहे हैं। 3020 वर्ग मीटर एरिया व्यावसायिक गतिविधि होगी और इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है वहां पर लोगों के घर होंगे, लेकिन उन लोगों के घर जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री की जानकारी जैसे ही रिपब्लिक भारत को लगी, हमारे सहयोगी कोमल बहेल ने मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच की है। रेसिडेंसी की है, ये वही रेसिडेंसी है जिसे लेकर के विवाद इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दरअसल इस रेसिडेंसी को लेकर के ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे हिंदुओं की एंट्री जो है वो बैन है, यानी हिंदुओं की नो एंट्री है। अगर हम बात करें बीजेपी के उत्तर प्रदेश के राज्य ऊर्जा मंत्री की, तो उन्होंने भी इसे लेकर के ये आरोप लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने डीएम को पत्र लिख करके इसकी जाँच के लिए भी और कार्रवाई की भी मांग की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो रेसिडेंसी बना रहे हैं उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारे हिंदूज जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपने प्लॉट जो है ऑलरेडी लिए हुए हैं, उनके नाम पर यहाँ पे प्लॉट रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बीजेपी विधायक और बीजेपी मंत्री की, तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि अंदर चूंकि रेसिडेंसी है, एक बहुत बड़ी रेसिडेंसी है, तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये रेसिडेंसी चूंकि बन रही है, तो उनका यही आरोप है कि अंदर जो नक्शा दिया गया है उसमें एक मस्जिद का भी नक्शा दिया गया है और पूरी तरह से ये एक साजिश का हिस्सा है। हालांकि पूरी कार्रवाई की बात भी उन्होंने की है और कार्रवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर वाकई में अब्दुल्लापुर रेसिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन है या नहीं। वहीं कोमल ने इस मामले को सियासी रंग देने वाले उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से भी खास बातचीत की है। इस दौरान हमने सोमेंद्र तोमर से जानने की कोशिश की है कि आखिर वो इस पूरे मामले पर आगे किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं और अगर कुछ नहीं होता तो वो आगे क्या करेंगे। सुनिए। प्रदेश सरकार में राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अब्दुल्ला रेसिडेंसी का एक मामला सामने आया है जहां पे ये बात निकल के सामने आ रही है कि हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। देखिए, हमारा जो मेरठ रोड है, मेरठ से हापुड़ के लिए जो रास्ता जाता है वहाँ पर, और अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का जो 5th पेज है वो वहाँ पर कनेक्ट होता है। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। और इस तरह का समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं, तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के बाद मेरठ से ऐसी खबर सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में हलाल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। रायगढ़, मुंबई और अब मेरठ, न जाने कहां कहां देश के अंदर धार्मिक भेदभाव वाली ऐसी कॉलोनियां बन रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन इनका मकसद हलाल हाउसिंग से जुड़ा है, यानी एक ऐसी सोसाइटी जहां मुस्लिम समुदाय के रहने के अनुकूल सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसी सोसाइटी में हिंदू या किसी अन्य समुदाय के लोगों को घर लेने की इजाजत नहीं है। अब इन तीनों तस्वीरों को फिर से देखिए। पहली 2 तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां रायगढ़ और मुंबई में हलाल हाउसिंग प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ।
तो वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां योगी राज में हलाल हाउसिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। मेरठ में जैसे ही हलाल हाउसिंग जैसी सोसाइटी का खुलासा हुआ, स्थानीय लोगों और बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री और बीजेपी विधायक सोमेंद्र तोमर ने डीएम से इसकी जांच कराने की मांग की है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सोसाइटी किसी साजिश के तहत बसाई जा रही है? क्या देश के अंदर धार्मिक भेदभाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है? हलाल हाउसिंग सोसाइटी अभी तक इंडिया में नहीं बनी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर काम शुरू हो गया है। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध और जांच की मांग भी हो रही है, क्योंकि अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ खाड़ी देश और इंडोनेशिया, मलेशिया में देखे गए हैं। यूरोप के कुछ देशों में भी मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे सोसाइटी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूरोप में भी ऐसा करना कानूनन अपराध है। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, पंथ, समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन अब इस खूबसूरती को कुछ बिल्डर चंद रुपयों के मुनाफे की लालच में दांव पर लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे मिली? क्या बिल्डर देश में धार्मिक भेदभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन खबरों के साथ ही प्रहार में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।